हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आप सब लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक इस पे लिखा है टारगेट बोर्ड एग्जाम 2024। यस, आपने सही पढ़ा। जो इस सीरीज का एक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इस सीरीज का जो लक्ष्य है वो टारगेट बोर्ड एग्जाम 2024 है। इसमें मैं आज पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th मैथ्स, गणित, जिसमें भी मैं 70 में 70 नंबर की आपको तैयारी कराने वाला हूँ। इसमें टोटल 70 में 70 नंबर की तैयारी होगी। ये 500 प्रश्नों का सीरीज होगी, देखिएगा। और मैंने लिखा है इसमें, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। हाँ जी, बिल्कुल, मैं आपको ये विश्वास भी दिला रहा हूं, इससे बाहर, इस सीरीज से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। लेकिन एक शर्त ये है, ये जो सीरीज हो रही है इसमें मैं 2 अंक और 4 अंक के जितने प्रश्न आने वाले हैं वो मैं टोटल कराने वाला हूं। और 6 अंक के लिए और एमसीक्यू के लिए मैंने क्या रणनीति बनाई है, इसीलिए आप जाइएगा मेरे चैनल पर। एक वीडियो मैंने छोटा सा डाला है जिसमें मैंने पूरी रणनीति बताई है, आप देख करके वहां समझ सकते हैं। तो चलिएगा, मैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। यकीन में दिलाता हूं, आप मैथ में सारे सब्जेक्टों में से मैथ में सबसे बेस्ट करके आएंगे, सबसे अच्छा करके आएंगे। चलिएगा, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है के किस मान के लिए, कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। तो पहले देखिएगा, अब ये आपको क्या दी है, ये द्विघात समीकरण एक लिखी हुई है। पहले इस द्विघात समीकरण लिखी नहीं, इसे बना लीजिएगा। देखो लिखा क्या हुआ है, लिखा है 2x² माइनस के, ब्रैकेट में है x माइनस 1 बराबर 0। अभी इसको द्विघात समीकरण के रूप, देखो द्विघात समीकरण जो होती है, मानक जो समीकरण होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें x भी होता है, x² का टर्म भी होता है और अचर भी होता है। तो यहां पर देखिएगा, इसको पहले हम मल्टीप्लाई कराते हैं, तो इक्वेशन बनाते हैं। तो हो जाएगी 2x², इस k का अंदर गुणा कराओ तो आ जाएगा माइनस का kx और माइनस माइनस प्लस का k बराबर 0। अब ये आपकी बन गई क्या, द्विघात समीकरण। अगर आप इस समीकरण का इससे कंपेयर करेंगे, तो आप अगर कंपेयर करेंगे तो आपको पता है ए का मान क्या आएगा, बी का मान क्या आएगा और सी का मान क्या आएगा। बताओ ए का मान क्या आएगा। ए का मान देखिएगा, x² के पास 2 है, यहाँ x² के पास a है, तो a का मान आ जाएगा 2। और b का मान क्या आएगा, b का मान यहाँ पर कितना है, माइनस का k। और c का मान क्या है, c का मान k है। अब देखिएगा, हम लोग क्वेश्चन को लगा देते हैं और बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो, कह रहा है मूल बराबर है। क्या कह रहा है, कह रहा है मूल बराबर है। जब मूल बराबर होते हैं तो क्या लगता है, तब यही लगता है d बराबर 0। जब मूल बराबर हो तो आपको याद रखना है d बराबर 0। d क्या है, यह है विविक्तिकर, विविक्तिकर, विविक्तिकर। d का मान क्या होता है, d का मान होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। अब वैल्यू रख दीजिएगा और यहां से आपके k के मान निकल आएगा। अब b का मान देखो माइनस का k है, तो यहां रखिएगा माइनस k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना देखिएगा, ए का मान 2 है, 2 इंटू सी का मान क्या है के बराबर 0। अब माइनस के का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, और के का स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर माइनस, यहां करेंगे कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8 के आ जाएगा इक्वल 0। अब ये देखिएगा, यहां से मुझे द्विघात समीकरण बन गई है, यहां से के का मान निकालना है, तो एक के कॉमन मिल सकता है, तो आ जाएगा के माइनस 8 बराबर 0। देखो जब अब देखो यहां, जब इस के को 0 के बराबर करेंगे, के बराबर 0 करेंगे तो के का मान क्या आएगा, 0। और जब जब आप के माइनस 8 बराबर 0 करेंगे तो के का मान कितना आ गया, 8। के किस मान के लिए कह रहा है, तो के का मान 0 भी हो सकता है और के का मान 8 भी होगा, आपका आंसर 8 आएगा। ठीक है, के जो 8 आया है, 8 आया है, इसके लिए इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, बराबर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिएगा, इस सीरीज में आपको पूरी मैथ से क्वेश्चन मिलेंगे जो 2 अंक नंबर में और 4 नंबर में पूछे जाने की चांस है। इस देखिएगा, यदि आप इस सीरीज को तैयार कर लेते हैं तो आप ये मान के लिए आपको बाहर कहीं कुछ पढ़ना ही नहीं, मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, जितनी बुक्स हैं, जितने गेस्ट पेपर है, मैं सारे का संग्रह इकट्ठा कर रहा हूँ। 500 क्वेश्चन बहुत होते हैं, सोचो। चल, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है, 44 सेंटीमीटर है।
जिसकी 44 परिधि सेंटीमीटर है। इसको परिधि आगे लिखना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। एक हम वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त बना लिया। अब कह रहा है चतुर्थांश, एक वृत्त के 4 टुकड़े बनाओ। ये लीजिएगा, एक वृत्त के मैंने कितने टुकड़े बना दिए, 4 टुकड़े। देखो टोटल कोण 360 होता है, पर एक कितने अंश का हो जाता है, 90 अंश के टुकड़े बन जाते हैं। अब कह रहा है इसकी परिधि, परिधि का मतलब जिसे हम लोग परिमाप कहते हैं। ये देखिए चारों ओर वाली ये है जो, इसे हम लोग कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, देखिएगा भैया देख लो, ये परिधि है। तो मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या, माना माना वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर। तब वृत्त की परिधि, तब वृत्त की परिधि, तब वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। और परिधि का मान कितना दिया है आपको, 44। तो 2 पाई आर बराबर दिया है आपको 44। यहां से आपको आर का मान निकालना है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। जब आपको वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी तो वृत्त के क्षेत्रफल का, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं। तो आप देखो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान निकालना है, बराबर कितना है, 44। अब r बराबर अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, देखिएगा जरा सा। ये देखो जो अपान में 7 है, ये 44 के कहा चला जाएगा, गुणित में चला जाएगा। अपान ये 2 गुणे 22, 2 गुणे 22 कहा जाएगा भाई अपान में। तो 2 और 22 का गुणा करेंगे तो 22 दूना 44, इस 44 से कैंसिल। तो r का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। तो वृत्त की त्रिज्या निकल के आई है, जो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई है, 7 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, नहीं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। दो बातें समझ लीजिएगा, चाहे आपको कोण वाला सूत्र आना चाहिए, यदि कोण वाला सूत्र नहीं आता है तो आपके देखिएगा, अगर मैं बात करूं वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वो भी क्या, वर्ग इकाई। अब चतुर्थांश कह रहा है तो एक वृत्त के 4 टुकड़े बने हैं, एक वृत्त के कितने टुकड़े बने हैं, 4 टुकड़े। तो आपको लगाना पड़ेगा 1/4। चाहे ये सोच लीजिएगा, चाहे आप देखो यहाँ 90 अंश है ना, चाहे 90 अंश का प्रयोग कर लीजिएगा, दोनों बातें। इस देखिए एक टुकड़े, इसका क्षेत्रफल निकालना, ये जितना मैंने रंग दिया ये वाला भाग, इस भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो दो तरीके होते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा और उसके 4 भाग कर दीजिएगा। चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा, ठीक है। तो पहले लगाते हैं हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल। चलो, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान पाई, 22/7 रख दीजिएगा, इंटू आर। आर का मान कितना है, रख दीजिएगा। तो आर का मान है 7, तो आएगा 7 गुणे 7। तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आ गया, यहां से गुणा कराओ, 7 दूनी 14 का 4, 7 दिन 14 1 15। ये क्या आया है, ये वृत्त का क्षेत्रफल आया है। आपको निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो अब लिखो नीचे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होता है, वृत्त 1/4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल दिख रहा है ना, मेरे सामने तो नहीं आ रहा, पिक्चर तो नहीं आ रही मेरी, ठीक है दिख जाएगा। देखो इतना आ गया ना। अब देखो भैया 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल निकला 154 गुणा, कैंसिल कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, चाहे x देखिएगा, ये भी आंसर आ सकता है 154/4, क्या आएगा, सेंटीमीटर में परिधि थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आंसर हो सकता है। अगर ये नहीं आएगा तो 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 4 3 12, कितना बचा, 3 बचा, कितना हो जाएगा 34। अब जाएगा 4 से भाग दीजिएगा, 4 8 32, 4 8 32, दशमलव लग गया। अब 34 से 32 से आएगा 2 बचाएगा, 4 पंचे 20, आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब यहां से देखिएगा जो क्षेत्रफल आपका निकल के आया है, इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल आ गया है वो कितना आया है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। इस चतुर्थांश का कितना आंसर आया है, आप ये भी कह सकते हो 154/4, या आप कह सकते हो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बता, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप मेरा मोटिवेट, आप वीडियो को शेयर करते रहेंगे तो मैं भी मोटिवेट होता रहूंगा, तो आपके साथ बोर्ड एग्जाम तक लगा रहूंगा। तो यकीन दिलाता हूं आपको सफलता दिला कर ही आऊंगा। तैयारी करने वाले बच्चों को मैं 70 में 70 नंबर दिला के रहूंगा। बस आप मेहनत मेरे साथ करते रहिएगा, बोर्ड एग्जाम तक आप मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। चलो, फिर कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए
ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 82 है। तो माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं, क्या मान लेते हैं, x, दूसरी मान लेते हैं y, x और y मान लेते हैं। अब कह रहे हैं इनका योग, तो क्या है फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कह रहा है इनका योग, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 27। अब यहां से किसी का एक मान निकालो, x बराबर क्या हो जाएगा, तो होगी 27 माइनस वाई। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन कह रहा है इनका गुणनफल 182 है, तो x गुणित y बराबर 182। अब यहां से किसी एक का मान रख दीजिएगा, तो x का मान कितना है 27 माइनस वाई रख दीजिएगा, तो 27 माइनस वाई इंटू में क्या आएगा y बराबर 182। अब गुणा कराइएगा, y का गुणा कराएंगे तो आएगा 27 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 182। देखो वाई स्क्वायर माइनस का उधर ले जाइएगा दूसरे पक्ष में, इस पक्ष से जब आप इस पक्ष में लाएंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब ये 27 वाई भी ले जाओ तो माइनस का 27 वाई हो जाएगा और प्लस का 182 बराबर 0। ये आपके आ गई एक द्विघात समीकरण। यहां से आपको हल करके वाई की वैल्यू निकालनी, जब वाई की वैल्यू निकल आएगी तो एक संख्या निकल आएगी, तो दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, मान निकल आएगी। तो देखिएगा अब आपके पास द्विघात समीकरण क्या है, फिर से लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई प्लस 182 बराबर 0। अब 182 के फैक्टर करने होंगे आपको, 182 के क्या करने होंगे, गुणनखंड काट दीजिएगा दो से, जिनको नहीं समझ में आता देखिएगा, दो से काटेंगे, 2 8 16 होता है, 2 9 18 होता है, 2 का 9 2 होता है। अब ये कितने से कट सकता है आपको पता है, बताओ, 7 से कट जाएगा, 7 का 9 7, 2 बचेगा, 7 त्रिका 21 और यहाँ आ गया 13। तो कहने का मतलब है 182 गुणनखंड 2 गुणे 7 गुणे 13 आ गया है। आपको इनको जोड़ने या घटाने पर 27 लाना है। देखिएगा 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, तो 182 को तोड़ दीजिएगा, क्या 14 गुणे 13, 14 और 13 को गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, देखिएगा वाई स्क्वायर, इस 27 को मैंने तोड़ दिया है 14 और 13 में। अब देखो माइनस के 27 लाने, दोनों माइनस के कर देना है, तो माइनस के 14 वाई माइनस के 13 वाई और प्लस का 182 बराबर 0। अब यहाँ देखो 4 स्टेप बन गए, कितने बन गए 4, तो दो दो के जोड़े बना दीजिएगा, 4 स्टेप है पद है तो दो दो के जोड़े बना दो। तो पहले वाले से y कॉमन, जो y कॉमन लेंगे तो बचेगा y माइनस 13, यहाँ कितना कॉमन मिलेगा, यहाँ माइनस का 13 कॉमन मिलेगा। अच्छा क्यों, यहाँ पर आपको डिब्बे में देखिएगा यहाँ 13 वाई है, 182 को भी मैं लिख सकता हूँ 14 गुणे 13, दोनों में 13 13 दिख रहा है, तो यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ पर y प्लस का है इसलिए माइनस बाहर कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ बचेगा y माइनस 182 से 13 कॉमन लेंगे तो 14 बचेगा और प्लस है ना तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बचेगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा 14 बराबर 0। ये 4 है। अब देखो दोनों डिब्बा डिब्बा, ये दोनों डिब्बा डिब्बा क्या है सेम, तो एक डिब्बे को बाहर लाओ, जब डिब्बे को बाहर लाएंगे तो y माइनस 14 हो जाएगा और दूसरे डिब्बे में आ जाएगा। अब ये डिब्बा कॉमन, देखो ये डिब्बा कॉमन तो बचा y, तो y लिख दिया, ये डिब्बा कॉमन तो माइनस 13, तो माइनस 13 बराबर 0। अब देखो दो डिब्बे आ गए, एक एक डिब्बे को आपको लेना है बारी बारी से। जब अब y माइनस 14 बराबर 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। दूसरी बात, जब आप y माइनस 13 बराबर 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 13 आ जाएगी। अब एक कोई भी मान ले लो और x का मान निकाल लेते हैं हम लोग। देखो जब, अब समझो फिर से इस बात को समझिएगा आप लोग, अब y बराबर आप 14 ले लेते हैं तब x बराबर कितना आएगा, अब यहां पर 14 रख देंगे आप, देखो यहां पर 14 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा 13, या y बराबर आप 13 ले लेंगे तब x मान कितना आएगा 14 आएगा, क्योंकि दोनों का योग 27 है। तो वह संख्याएं बताओ, तो वो संख्याएं 13 और 14, मतलब 14 और 13 या 13 और 14 हो सकती हैं। तो आप आंसर में लिख सकते हो वह संख्याएं या दो संख्याएं, कुछ भी लिख दो, वह संख्याएं क्या 13 व 14 है। बस यही आपका क्या है आंसर। बताओ किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आया ना। देखिएगा इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से समझते रहिएगा, कहीं भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिएगा,
मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं पूरी बुक से, मैंने देखिए मैंने बताया कई बार, सारी पूरे ब्रह्मांड की तरह मैंने चक्कर लगा करके आया हूं, सारे क्वेश्चनों का सीरीज लाया, निचोड़ लाया हूं कि यदि इन क्वेश्चनों को आप कर लेते हैं तो पेपर में इससे बाहर कहीं भी नहीं आने वाला है, एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चौथा क्या कह रहा है? कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो बिंदु, एक बिंदु है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -7, -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब कोई दो बिंदु हैं, एक बिंदु है कह रहा है क्या -1, 7, मान लो ये हो गया, दूसरा कह रहा है 4, -3, मान लो ये 4, -3, दो बिंदु है। अब इन दोनों, एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा लो खींच दिया, इसका नाम रख दो, एक बिंदु ए हो गया, दूसरा बिंदु बी हो गया। कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक बताओ, एक कोई ऐसा बिंदु बताओ जो इस रेखाखंड, जो ए बी खींचिए, इस रेखाखंड को 2:3 में बांटता हो। तो कहने का मतलब एक कोई इस रेखा पर भी पॉइंट होगा, यहां पर मान लो, मान लेते हैं कौन, एम, एम नहीं मानते हैं, मान लेते सी ही मान लेते हैं, सी। अब ये जो सी पॉइंट है इसके निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, इसके निर्देशांक मान लो क्या है, एक्स, वाई है। तो अब कह रहा है ये जो पॉइंट है सी, ये 2:3 में क्या कर रहा है, विभाजित करता है। अब आपको एक्स और वाई, सी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। किसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं? सी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए इसके लिए मैंने एक सूत्र आपको नोट कराया है पहले, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है अब जाकर के थोड़ी सी मेहनत करके पीछे चैनल पे देख लीजिएगा, कई मैंने वीडियो डाले हैं जिसमें सूत्र वगैरह पढ़ाए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। देखिए अगर यदि आपको सूत्र तैयार रहेंगे तो यकीन मानिएगा मैथ आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। चलो, तो आपको इस एक्स और वाई के मान निकालने, तो एक सूत्र होता है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं, लिख देता हूं, नोट कर लीजिए जिनको नहीं पता है। ये ए है, ये मान लो बी है, ठीक है, ये पॉइंट मान लो सी हो जाएगा, ये मान लो m है और ये n है, इसके निर्देशांक मान लो x1 y1 है और इसके मान लो x2 और y2 है। और आपसे पूछ ले c के निर्देशांक मान लो, c के निर्देशांक मान ली कैपिटल X और कैपिटल Y है। कैपिटल X बराबर क्या होगा, देखो समझो, कैपिटल X बराबर क्या होता है mx2, mx2 प्लस ये n है तो nx1 अपान m प्लस n। ऐसे ही y के निकाल लीजिएगा, ये x के हैं, y के, तो y के आ जाएगा my2, इस m का इस वाले पहले x2 में जाता है और फिर इस n का सेकंड नंबर पे आता है x वाले में, तो ये फर्स्ट नंबर पे होता है और ये सेकंड नंबर कहानी होती है। तो आ जाएगा my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। एक बात और, कई बार कह देता है बाह्यता विभाजित करता है, तब यहां पर माइनस लग जाता है अपान में, बस इतना ही फर्क होता है। इस बात को आपको सूत्र को नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा भैया। यदि आप सूत्र नोट रखेंगे, अगर आपको सूत्र नहीं आएंगे तो फिर मैथ आपको प्रॉब्लम करेगी, मैं कितना भी आपको समझाता हूं आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए सूत्र को याद करना है और मैथ को याद करिएगा, प्रैक्टिस करते जाइएगा। मैंने कई सीरीज पहले करा दी, कई क्वेश्चन काफी वीडियो डाल दिए हैं, पर इस सीरीज को आपको पढ़ना ही है, इसके अलावा आपको पीछे से क्वेश्चन को देखते रहना। चलो तो अब क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है, देखो अब यहां से हमको इस x का मान, कैपिटल X था, अभी हमारे पास स्मॉल x है, ये लो स्मॉल x हो गया। अब देखो यहां से वैल्यू निकालनी है, तो ये देखिए ये m है, ये n है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो m का मान 2 आएगा। तो देखो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। तो m का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 4, प्लस n का मान कितना है 3 और x1 का मान -1 अपान m प्लस n 2 प्लस 3। अब देखो 4 दूनी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, -3 करना 3 आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ऊपर आ गया 5/5 कितना आ गया 1, तो x का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब आपको निकालना है ऐसे ही y का मान, तो y बराबर सूत्र जो होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब देखो m का मान वही है 2, अब y2 का मान देखो 3 है और y1 का मान 7, इस बात को ध्यान रखना है। तो y2 मतलब 3, वो भी काहे का माइनस का, इस बात को रखना, प्लस n कितना है
n का मान 3, y1 का मान कितना है 7 अपान m प्लस n 2 प्लस 3। देखो तो माइनस का 2 है ना, माइनस का 3 है तो माइनस 3 दूनी 6 आ जाएगा, फिर प्लस 7 त्रिका 21 अपान कितना आ जाएगा 5। तो यहां से कितना आ गया ऊपर 15 आ जाएगा, प्लस का 21 माइनस का 6 15 आता है, 15 अपान 5 तो आ गया कितना 3। तो y का मान देखो यहां से निकल आया है कितना 3। और आपसे क्या पूछ रहा था, पॉइंट बताओ बिंदु, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो नीचे लिखो अतः बिंदु के निर्देशांक, नीचे लिखोगे अतः बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे भाई, x कामा y माने गए हैं तो कितने हो जाएंगे 1 कामा 3, 1 कामा 3। यही आपका आंसर है और सीधा आपको 4 नंबर देगा इसके पेपर में, आपको इतना करना है। ठीक है, बहुत अच्छा है। किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करिएगा, मैंने बताया है। आपको लगे सर मुझे क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आया समझ में, आप बता देना, मैं अगली सीरीज में फिर से ऐड कर दूंगा। चल क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 5वां क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आपके त्रिकोणमिति उससे संबंधित है, ऊंचाई दूरी उससे, आयतन और वृत्त से संबंधित है, ये कह सकते हो आप। चल कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर है। दो वृत्त हैं, एक वृत्त बना लेते हैं ये लो, और दूसरा वृत्त बना लिया मैंने ये लो। पहले वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं कितनी 8 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी मान क्या लेते हैं, दी हुई है 6 सेंटीमीटर। इसे मान लो R1 और इसे मान लो R2। अब क्या करा, उस वृत्त की त्रिज्या बताओ, एक ऐसा वृत्त की त्रिज्या बताओ जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के बराबर हो। कहने का मतलब इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लो और फिर आपको उसको जोड़ना है। फिर एक ऐसा बड़ा क्षेत्र वृत्त बनाओ, ये लो मान लो ये बड़ा वृत्त बना दिया गया, इसकी त्रिज्या मान लो क्या है कैपिटल R। अब इस वृत्त की त्रिज्या बतानी है कि इन दोनों का जितना क्षेत्रफल है उसको मिलाने पर इसका अकेले उतना क्षेत्रफल है। तो इसका उतना अकेले क्षेत्रफल है तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसका क्षेत्रफल A1 निकाल लेना है, इसका A2 निकाल लेना है, और इस क्षेत्रफल के A के बराबर कर देना है। यहां से कैपिटल R का मान निकल आएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलो तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहली कंडीशन लिखेंगे हम लोग, पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई। पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है R1 मानी है, तो पाई R1 स्क्वायर। तो पाई का मान पाई, R1 का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा यहां से 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पर छोड़ देते हैं, अभी पाई की वैल्यू मैं नहीं रखूंगा क्योंकि यहाँ कटेगा नहीं पूरी तरह से, जब कटेगा नहीं तो पॉइंट में आएगा तो हम बाद में करेंगे। तो नंबर 2 पर लिखेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई R2 स्क्वायर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 मानी है मैंने, इसे पहला मान लो, इसे दूसरा वृत्त माना जाएगा। तो अब यहां से पाई R का मान कितना है 6, 6 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों निकालना है। अब क्या कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या बताओ जो एक बड़ा वृत्त बनाया है, तो लिखोगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। समझो, लिखोगे आप क्या, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, लिखोगे दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। ये लो, योगा नहीं योग। अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े वृत्त की त्रिज्या R है, तो इसे आप कह सकते हो क्या पाई R स्क्वायर बराबर। अब छोटे वृत्तों के क्षेत्रफलों की त्रिज्या बतानी है, तो देखो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, तो पहले वृत्त क्या है भाई, इसे कह सकते हो पहले वृत्त का क्षेत्रफल A1 और प्लस दूसरे का क्या है A2, तो यहां से आ जाएगा पाई R स्क्वायर बराबर A1 का मान देखो ये निकला है कितना 64 पाई सेंटीमीटर, तो यहां लिख दीजिएगा 64 पाई, प्लस A2 का मान निकला है 36 पाई, तो यहां दीजिएगा 36 पाई। अब दोनों पक्षों से पाई पाई कॉमन ले लो, जब पाई कॉमन ले लेंगे आप तो बचेगा R स्क्वायर, इधर बचेगा कितना पाई कॉमन लेने के बाद 64 प्लस 36। समझो बहुत आसान है, बस समझने वाला है। तो यहां से देखो पाई और पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आएगा कैपिटल R स्क्वायर बराबर 64 और 36 कितना आ जाएगा 100। तो यहां से R का मान आपको भी पता कितना आ जाएगा 10। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई है 10। अगर आप 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और
6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ दें और फिर एक ऐसा वृत्त ले जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो और उसका क्षेत्रफल निकालें। दोनों के क्षेत्रफल आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नीचे लिखोगे अतः, क्या लिखोगे, अतः दोनों वृत्तों के, देखो दो कई प्रकार से लिख सकते हो, आपसे कह रहा ना दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो आप लिखोगे अतः बड़े वृत्त का वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। यही आपका आंसर है। ठीक, किसी को कोई दिक्कत कमेंट करो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए। ये 10 सेंटीमीटर आ गई, यही आपका आंसर है। आप दूसरे प्रकार से लिख सकते हो कि दो वृत्तों को मिलाने पर बने बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऐसे भी पुट कर सकते हो आप। बताओ किसी कोई दिक्कत। 5 क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, 5 क्वेश्चन मैंने लगभग 25 मिनट में कराए हैं, एक क्वेश्चन पे 5 मिनट लग रहा है, तो सोचो कितना कम समय में मैं 500 क्वेश्चन कितने समय में करा सकता हूं। तो इस प्रकार से आपको आज की क्लास को मैं यहीं पर स्टॉप करूंगा, फिर मिलूंगा क्वेश्चन नंबर 6 से। इन 5 क्वेश्चनों को आप पढ़िएगा, कई बार रिवीजन करिएगा। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन को देखिए आप बार बार रिवाइज करते रहिएगा कि ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ये सिर्फ नहीं कि मैंने एक बार पढ़ लिए और मुझे आने लगे, ऐसा नहीं, आप बार बार रिवीजन करिएगा जिससे ये क्वेश्चन आने ही चाहिए किसी भी हालत में। और एक बात, दूसरी बात, मैथ में आप नंबर तभी ला पाएंगे जब आप क्वेश्चन को एक बार में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक बार में करेक्ट आंसर निकलेगा। कई बार क्या होता है कुछ बच्चों को क्वेश्चन तो आते हैं पर एक बार में आंसर नहीं निकल पाता करेक्ट। यदि एक बार में करेक्ट आंसर नहीं निकलता है तो आपको पेपर में उतने अच्छे नंबर नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन तो कर लेंगे, 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, आंसर नहीं निकाल पाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में वो आपको 2 नंबर देगा, 3 नंबर देगा, क्या मतलब। जो भी पढ़ो ठोस पढ़ाई करो। चलो, तो क्लास अच्छी लगे तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे क्लास। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।